like a Hellcat. Chapter number 12, LP. अब लीनियर प्रोग्रामिंग की जरूरत कहाँ कहाँ पड़ेगी? तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमें किसी को अहमदाबाद से यूएसए भेजना है। तो अगर हम यूएस भेजना चाहते हैं अहमदाबाद से, तो सोचो कि अगर मैं अहमदाबाद से डायरेक्ट फ्लाइट सोचूं यूएस के लिए, तो यूएस के लिए अहमदाबाद से डायरेक्ट फ्लाइट बहुत कम होगी, और होगी तो भी कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव होगी। ओके, तो ऐसा क्यों? तो इसके लिए कंपनी क्या सोचती है कि पहले चलो अहमदाबाद कनेक्टिंग फ्लाइट्स होगी, यहाँ से बॉम्बे जाएगी फ्लाइट, देन बॉम्बे से दुबई जाती होगी फ्लाइट, देन दुबई से मान लो कि यूके जा रही है फ्लाइट, एंड तब जाके फाइनली पहुंचेगी फ्लाइट यूएस पे। ओके, जितने स्टॉपेज आप ज्यादा लोगे उतनी फ्लाइट आपकी सस्ती होगी। ये भी हो सकता है कि अहमदाबाद से बॉम्बे जाए, फर्स्ट ऑप्शन दैट, बॉम्बे से डायरेक्ट यूएस जाए, ऐसी फ्लाइट भी हो सकती है। फिर अहमदाबाद से दुबई जा रही हो पहले, एंड देन दुबई से यूएस जा रही हो, या तो फिर अहमदाबाद से पहले यूके जा रही हो फ्लाइट, एंड देन यूके से यूएस जा रही हो फ्लाइट, या तो फिर ये सब हो सकता है कि अहमदाबाद से बॉम्बे, देन बॉम्बे से दुबई, दुबई टू यूके, एंड यूके से लेके यूएस, ये भी पॉसिबल है। तो ये फ्लाइट थोड़ी कंपैरेटिवली सस्ती होगी। ओके, तो ये करने का रीजन क्या, कोई लॉजिक? तो अगर नॉर्मल प्लेन की बात करें तो लेट्स से कि एक प्लेन के पास कैपेसिटी ऑफ कैरिंग पैसेंजर 200 to 250, आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल प्लेन। जो लोग प्लेन से ज्यादा अटैच्ड है वो लोग बोइंग 377 एंड एटसेट्रा एटसेट्रा नहीं बोलेंगे, क्योंकि अहमदाबाद एयरपोर्ट इतना बड़ा नहीं है कि वी कैन लैंड बोइंग 737 एंड एट दैट एयरपोर्ट। ओके, तो अब मान लो कि 200 से 250 पैसेंजर, मान लो कि मैक्सिमम कैपेसिटी 250 की है प्लेन की, प्लेन कैन कैरी 250 पैसेंजर्स। अब एक रीजन जो हमने डिस्कस किया वो कि भाई हर रोज गुजरात में से या अहमदाबाद में से 250 लोग यूएस जाने वाले कंपनी को मिलने वाले नहीं है। ओके, अगर ऐसा होगा तो एट द एंड ऑफ द सम डे गुजरात का पॉपुलेशन खाली हो जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर रोज अहमदाबाद से यूएस 250 लोग जाते हो। ओके, मान लो कि अहमदाबाद से बॉम्बे तो काफी सारे लोग जाते आते हैं आजकल, तो मान लो कि अहमदाबाद से मुंबई जाने वाले लोग कंपनी को मिले 50, खाली 50। क्यों खाली 50 कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी एयरलाइन कंपनीज है। ओके, तो बहुत सारी एयरलाइन कंपनीज है, तो सबके लिए हमें सोचना है कि सबको 50-50-60 ऐसे पैसेंजर मिलते होंगे। अब लेट्स से कि अहमदाबाद से यूएस रोज के जाते हैं 20 लोग, 20 लोग। ओके, अब कंपनी का फायदा क्या कि अहमदाबाद से बॉम्बे जाने वाले लोग भी हैंडल हो गए, अहमदाबाद से यूएस जाने वाले लोग भी हैंडल हो गए उससे। अब जब कंपनी की एरोप्लेन बॉम्बे लैंड होगा तो बॉम्बे वाले पैसेंजर सारे उतर जाएंगे, लेकिन बॉम्बे से दुबई जाने वाले, अगर फ्लाइट अहमदाबाद टू मुंबई टू दुबई टू यूके टू यूएसए जा रही है, तो हम कंसीडर करें कि अहमदाबाद से कितने पैसेंजर बैठेंगे। तो अगर मान लो कि अहमदाबाद से दुबई, तो अहमदाबाद से दुबई जाने वाले मिनिमम 30 पीपल तो मिलेंगे, क्योंकि इट इज अ वेरी वेल नोन डेस्टिनेशन फॉर द टूरिज्म। ओके, अब मान लो कि अहमदाबाद से यूके जाने वाले कंपनी को 15 लोग मिले, थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव है यूके, तो लोग घूमने तो यूजुअली जाते नहीं है,
पर लेट्स से 15 लोग मिल रहे उसको। ओके तो अब जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा है तो आप कंसिडर करो तो 50, 30, 80, 20, 100 एंड 115 पैसेंजर अहमदाबाद से उसके भर गए। तो ये जो 250 की कैपेसिटी थी, अब वो 250 पैसेंजर ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, मोर देन 300, 400 पैसेंजर पूरे ये जर्नी में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। कैसे सर? तो जैसे ही अहमदाबाद से मुंबई फ्लाइट लैंड करेगी तो ये मुंबई वाले 50 लोग उतर जाएंगे, तो 50 लोगों की जगह हो गई। लेकिन ऑन द कॉन्ट्री कि मुंबई से जो लोग दुबई जाना चाहते हैं, जो लोग यूके जाना चाहते हैं, जो लोग यूएस जाना चाहते हैं, वो सारे लोग इस फ्लाइट में बैठ सकते हैं। ओके तो कंपनी का रेवेन्यू जो है वो रेवेन्यू बढ़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि कैपेसिटी प्लेन की 250 लोगों की थी, पर फिर भी कंपनी का एरोप्लेन मिनिमम 350 400 पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो मान लो कि 400 पैसेंजर भी ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो दे कैन मैनेज देयर कॉस्ट। ओके अब ये जो है ये कंस्ट्रेंट्स है कि अहमदाबाद से मुंबई फ्लाइट जाएगी। अब कंपनी ने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि अहमदाबाद टू कराची फ्लाइट ले जाए एंड देन कराची से यूके फ्लाइट ले जाए या दुबई फ्लाइट ले जाए या यूएस फ्लाइट ले जाए? क्योंकि अहमदाबाद से अगर कराची फ्लाइट जाएगी तो उसको दुबई के पैसेंजर भी ज्यादा मिलेंगे। कराची से यूएस या यूके के पैसेंजर तो मिल ही सकते हैं, है ना? तो कंपनी ने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि अहमदाबाद टू कराची फ्लाइट ले जाए? क्योंकि कराची वर्ड सुनते ही जो अहमदाबाद से पैसेंजर बैठने वाले हैं वो थोड़े डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब अहमदाबाद टू मुंबई वाले मान लो कि ये 50 लोग तो नहीं बैठने वाले ऑब्वियसली, क्योंकि मुंबई नहीं जा रही है फ्लाइट। तो ये 20, 30, 50 और ये 15, 65, ये जो 65 पैसेंजर्स है दे विल थिंक वन मोर टाइम, क्योंकि वो पाकिस्तान होके जा रही है फ्लाइट, कराची होके जा रही है ना? तो दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स कि कौन से पॉइंट्स उन्हें ध्यान में रखने हैं। दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स कि कितनी उनके सामने चैलेंजेस है कि जो सेटिस्फाई करने के बाद कंपनी विल थिंक अबाउट दैट कि कहाँ से कहाँ फ्लाइट जाएगी। ये लोग रैंडमली ही कोई सिटी सिलेक्ट नहीं करते, वो लोग सिटी सिलेक्ट करते हैं। उसमें ये लोग सोचेंगे क्योंकि हर एक सिटी का एयरपोर्ट का उसको किराया देना पड़ेगा। अब अगर कंपैरेटिवली सोचे तो अहमदाबाद से बड़ौदा एयरपोर्ट का जो किराया है, जो रेंट है, दैट रेंट इज लोअर देन अहमदाबाद। बट सामने क्या होगा कि अगर किसी को मुंबई जाना है फ्लाइट में तो दे विल प्रिफर अहमदाबाद। एंड अहमदाबाद में बहुत सारी एमएनसी कंपनीज है, तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि काफी सारे लोग मुंबई आते जाते रहते हो पर डे, है ना? सुबह की फ्लाइट से कोई आता हो काम से, शाम की फ्लाइट से निकल जाता हो। देयर आर सो मेनी पीपल आर देयर। ओके तो ये भी कंपनी सोचेगी कि हमें रेंट भले ज्यादा देना पड़ा पर लेकिन सामने हमारा रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हुआ। अब सेकंड थिंग कि अहमदाबाद जो है वो गुजरात के सेंटर में है, तो अगर कहीं से भी कोई भी यूएस जा रहा है या यूके जा रहा है या दुबई जा रहा है, लाइक फ्रॉम सौराष्ट्र साइड और कच्छ साइड, कोई भी साइड से लोग सेंटर में आना ज्यादा पसंद करेंगे। ओके तो वो भी एक रीजन सोचा जाता है। तो ये सारे रीजन सोचने के बाद कंपनी जो है वो स्टॉपेज अपने डिसाइड करेगी एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपको फ्लाइट का कॉस्ट होगा। जैसे मान लो कि अहमदाबाद टू यूएस डायरेक्ट फ्लाइट, तो डायरेक्ट फ्लाइट होती है बट दे आर वीकली या फोर्टनाइटली, वंस इन अ वीक या ट्वाइस वीक एक फ्लाइट ऐसी आपको मिलेगी जो डायरेक्ट फ्लाइट होगी। एंड इट इज ऑब्वियसली एक्सपेंसिव, क्योंकि काफी सारे लोग जो है सीनियर सिटीजन्स या कोई ऐसे हो कि भाई जिनको ऐसा लगे कि भाई नहीं हमें फ्लाइट चेंज नहीं करना है, हमें भले ही 25-50 हजार ज्यादा देने पड़े बट वी डोंट वांट टू चेंज द फ्लाइट। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो डायरेक्ट फ्लाइट 20 घंटे की है, तो आई कांट टॉलरेट द 20 आवर्स ऑफ फ्लाइट, तो मुझे बीच में स्टॉपेज चाहिए, तो लोग स्टॉपेज वाली फ्लाइट लेंगे। ओके तो डायरेक्ट फ्लाइट कॉस्टली होने के वही रीजन है कि उनको पैसेंजर कम मिलते हैं, तो उनको जो रेवेन्यू जनरेशन करना पड़ता है वो उतने पैसेंजर्स में से ही रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता है, और वो रेवेन्यू में से वो पायलट का खर्चा निकालेंगे,
एयर होस्टेस का खर्चा निकालेंगे, जो कोई भी एयरपोर्ट उन्होंने हायर किया है वो सारे एयरपोर्ट का खर्चा निकालेंगे, क्रू मेंबर होते हैं, जो उनका ग्राउंड स्टाफ होता है वो होता है, वो भी सब उनको खर्चा निकालना रहता है। ओके, तो ये सारे जो है दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स। अब एंड ऑफ द ये सब मगजमारी, व्हाट इज द टारगेट ऑफ द कंपनी, टारगेट क्या है उस कंपनी का कि जो यहाँ से प्रॉफिट जनरेट होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना पड़े, है ना। तो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कि आपका ये सब करने का ऑब्जेक्ट क्या है। एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज डिनोटेड बाय जेड, जेड से डिनोट होगा, जेड इज इक्वल टू समथिंग वॉट एवर, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब क्या कि जो कुछ भी हमारा करने का ट्राई है, ये सब कंस्ट्रेंट्स को सॉल्व करने के बाद, ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद जो हमारा एक्चुअल मोटो है कि हमें क्या करना है, कॉस्ट मिनिमाइज करना है या तो फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। ओके, तो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। चलो, एक्सरसाइज 12.1 फर्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमाइज z is equal to 3x plus 4y subject to constraints x plus y is less than or equal to 4 where x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0 graphically। इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। एग्जाम में ग्राफ आपको दे ना दे डजंट मैटर, इसमें ग्राफ पेपर की कुछ खास जरूरत होती नहीं है हमें, तो इट्स ओके। अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो भी इट्स ओके, हमें ग्राफ पेपर की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जैसे लास्ट ईयर हम करते थे वैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इक्वेशन ले लो कि भाई x प्लस वाई टेम्पररी ये लेस देन और इक्वल टू 4 है, टेम्पररी इक्वल टू 4 ले लेते हैं। ओके, टेम्पररी इसको इक्वल टू 4 ले लो। फिर हम क्या करते थे भाई, अगर याद हो तो, और अगर याद ना हो तो भी इट्स ओके, एक्स एंड वाई की अलग अलग वैल्यू सब्सटीट्यूट करते जाएंगे। आपकी मर्जी हो वो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हो आप, लेकिन वी विल प्रीफर कि एक बार x का वैल्यू 0 लिया जाए एंड एक बार y का वैल्यू 0 लिया जाए, जिससे हमारी कन्वीनियंसी बढ़ जाएगी। आपकी मर्जी, आप x की जगह पे चाहो तो 100 भी ले सकते हो, आप चाहो तो 1/2 भी ले सकते हो, 1/3 भी ले सकते हो, आप जो चाहो वो ले सकते हो। ओके, पर कन्वीनियंसी 0 लेने में है। एक बार x का वैल्यू 0 ले लो, एक बार y का वैल्यू 0 ले लो। तो अगर मैंने ये इक्वेशन में x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा करस्पॉन्डिंग, तो y का वैल्यू मुझे मिलेगा 4। एंड अगर y का वैल्यू 0 रखा तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, तो x का वैल्यू मिलेगा 4। ओके, हर बार सेम आए ऐसा जरूरी नहीं है, ये तो इक्वेशन ऐसा है हमारे पास कि यहाँ पे एक बार x का वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करो, एक बार y का वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करो। अब अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे and we are clearly given that x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0, जिसका मतलब ये हुआ कि x एंड y दोनों पॉजिटिव है, दैट मींस इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो कुछ भी ग्राफ ड्रॉ आप करोगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट से आगे की आपको जरूरत नहीं है। ओके, तो लेट्स से ऐसा कुछ आएगा आपका ग्राफ, मेजरमेंट लेके करोगे तो क्लियरली आपको दिखेगा ही, पर अगर ग्राफ पेपर नहीं है, स्केल मेजरमेंट नहीं है तो इट्स ओके, हमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती है। तो जैसे ये ग्राफ, अब थोड़ा लॉजिक अप्लाई करना है। यहाँ पे क्या चाहिए आपको, अगर ये पॉइंट x का वैल्यू चाहिए 4 एंड y का वैल्यू 0, मतलब दिस पॉइंट इज ऑन द x एक्सिस। अगर इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा जाए तो एक कोऑर्डिनेट ये होगा 0,4 एंड दूसरा कोऑर्डिनेट होगा 4,0। तो अगर मैं पॉइंट देखूं तो 4,0 दैट इज पॉइंट इज ऑन द x एक्सिस एंड 0,4 दैट पॉइंट इज ऑन द y एक्सिस। तो यहाँ पे x एक्सिस पे मान लो कि यहाँ पे कहीं पे पॉइंट आया आपका, दिस इज 4,0 एंड यहाँ पे y एक्सिस पे 0,4 ये पॉइंट आया। अब ये दोनों पॉइंट को आप कनेक्ट कर दो एंड एक लाइन ड्रॉ कर लो, दिस इज द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये वाला लाइन। ओके, ये लाइन हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। लास्ट ईयर अगर याद हो तो हम डॉटेड लाइन एंड एक स्ट्रेट लाइन ऐसा ड्रॉ करते थे। ये स्ट्रेट लाइन है क्योंकि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है। खाली लेस देन या खाली ग्रेटर देन होता, यहाँ पे ये जो साइन है वो लेस देन और इक्वल टू का है,
दैट्स वाई यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करा है, खाली ग्रेटर देन या खाली लेस देन होगा तो एट दैट टाइम डॉटेड लाइन लाइक दिस, ऐसा हम ड्रॉ करते थे इफ यू रिमेम्बर। ओके, पर यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। ओके, तो ये लाइन बना आपका कौन सा, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 लाइन है ये। अब हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो लेस देन और इक्वल टू 4 मतलब आपको रीजन शेड करना पड़ेगा। तो लेस देन मतलब क्या था कि यहाँ पे ये लाइन के डाउनवर्ड साइड पे शेड हो सकता है या तो फिर अपवर्ड साइड पे शेड हो सकता है। जिस साइड पे पॉइंट्स उसको सेटिस्फाई करेंगे वो हम शेड करेंगे। मान लो कि मैं डाउनवर्ड साइड शेड करना चाहता हूँ, तो ये डाउनवर्ड साइड पे जितने भी पॉइंट्स है वो सारे सेटिस्फाई करने चाहिए। फॉर द कन्वीनियंसी मैं ओरिजिन ले लेता हूँ, क्योंकि ओरिजिन ये लाइन के डाउनवर्ड साइड पे है। ओरिजिन मतलब क्या हुआ कि x भी 0 है, y भी 0 है। तो अगर x एंड y दोनों 0 0 यहाँ पे प्लग इन कर दिए जाए, कहाँ पे, ये इक्वेशन में, तो चेक करो कि सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है। तो अगर x एंड y की जगह पे आप 0 0 रखोगे तो इट इज 0 प्लस 0 इज लेस देन और इक्वल टू 4, दैट मीन्स 0 लेस देन और इक्वल टू 4 बना। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो अगर ये ट्रू है तो हम शेडिंग उस तरीके से करेंगे जिसमें ओरिजिन कवर होता हो। अगर ये फॉल्स होता तो हम उस तरीके से शेडिंग करेंगे जिसमें ये ओरिजिन कवर ना होता हो। बट दिस इज ट्रू, 0 इज लेस देन 4, तो हम ओरिजिन कवर हो जाए उस तरीके से शेड करेंगे। एंड ये जो शेडिंग है दैट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेडिंग रहेगी, क्योंकि हमें बोला गया है कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो दिस इज द शेडिंग, ये आपका शेडिंग हुआ पूरा। ओके, लाइक दिस। And this shaded part is called visible region। इसको फिजिबल रीजन बोलते हैं, ये जो शेडेड पार्ट है उसको। ओके, तो ये कुछ ना कुछ क्लोज आपका डायग्राम बनेगा। क्लोज डायग्राम मतलब बाउंडेड डायग्राम बनेगा। ऐसा जरूर नहीं कि हर बार बाउंडेड हो, कभी कभार अनबाउंडेड भी होगा। जब अनबाउंडेड होगा, ऐसा कोई एग्जांपल आएगा तब समझाऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फिलहाल यहाँ पे बाउंड हो रहा है। बाउंड हो रहा है मतलब इट इज क्लोज डायग्राम, मतलब पेंटागन बने, हेक्सागन बने या कोई भी शेप बने जिसके अंदर शेडिंग होती हो। एंड इसके जो एंड पॉइंट्स है, लाइक यहाँ पे लेट्स से दिस इज ए, ये तो ओरिजिन O एंड ये पॉइंट B। तो ये जो पॉइंट्स है इसके, दे आर कॉल्ड कॉर्नर पॉइंट्स, उनको बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। ओके, तो अब ये कॉर्नर पॉइंट कौन से हुए, तो ये पॉइंट y एक्सिस का है, मतलब ये पॉइंट 0,4 है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही हमने प्लॉट कर रहे, कोई नया दूसरा पॉइंट प्लॉट नहीं करा हुआ। यहाँ पे ये पॉइंट कौन सा है, तो ये पॉइंट है 4,0 बिकॉज पॉइंट इज ऑन द x एक्सिस। एंड ये पॉइंट कौन सा है, तो ये ओरिजिन है 0,0। ओके, अब क्या करना है आपको, तो आपको मैक्सिमाइज करना है z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। तो इट इज क्वाइट इजी। अब z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y जो है, उसमें हम ये तीनों पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कौन से तीनों पॉइंट, तो a 0,4, o 0,0 एंड b 4,0। ये तीनों पॉइंट हमने सब्स्टिट्यूट करने z में। तो यहाँ से z क्या मिलेगा, x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करो, y की जगह पे 4 सब्स्टिट्यूट करो, तो इट इज 0 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 16। ये 0 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0 ही आएगा, 0 प्लस 0 तो दैट इज इक्वल टू 0। 4,0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो z इज इक्वल टू 4 3 12 प्लस 0 विच इज इक्वल्स टू 12, लाइक दिस। अब चाहे आपको मैक्सिमाइज पूछा हो या चाहे आपको मिनिमाइज पूछा हो, आपको यहाँ तक तो कॉमन स्टेप है, यहाँ तक तो करना ही है। अब क्या करना है, तो ये जो वैल्यूज आपकी फाइंड हुई, जरूरी नहीं कि 3 ही मिले, 4 मिले, 5 मिले, जितने भी मिले उतने, जितने कॉर्नर पॉइंट्स होंगे उतने हमें ढूंढने पड़ेंगे। दैट इज सिंपल लॉजिक। तो ये जो सारी वैल्यूज मिली, अब अगर आपको मैक्सिमाइज पूछा है तो ये सारी वैल्यूज में जो सबसे ज्यादा वैल्यू है दैट इज योर मैक्सिमम वैल्यू।
तो ये मैक्सिमम वैल्यू। और अगर मान लो कि मिनिमाइज पूछा होता तो ये तीनों में जो सबसे छोटी है दैट इज योर मिनिमाइज वैल्यू। सिंपल। ओके, समझ में आया? कुछ डाउट? चलो क्वेश्चन नंबर 4, minimize z is equal to 3x plus 5y and such that is ये सारे constraints है। तो क्या करा था, जैसे हमने करा था वैसे ही स्टार्ट करना है कि x plus 3y is equal to 3 ले लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे लेट स्टार्ट विद दी वैल्यू सब्सटीट्यूशन। एक बार x 0 रखेंगे, एक बार y 0 रखेंगे। तो लाइक दिस x एंड y, एक बार x का वैल्यू 0 रखो, एक बार y का वैल्यू 0 रखो। तो x का वैल्यू 0 रखोगे तो 3y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 1। y का वैल्यू 0 रखोगे तो x का वैल्यू 3, लाइक दिस। चलो अब दूसरा इक्वेशन क्या है आपका? तो दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो फॉर दिस x एंड y लेना पड़ेगा। तो लेट्स मेक अ टेबल x एंड y। एक बार x 0, एक बार y 0। आप चाहो वो वैल्यू ले सकते हो x एंड y की जगह पे, बट कन्वीनियंसी आपको 0 0 लेने में ही रहेगी। तो अगर x 0 लिया एंड इसमें सब्सटीट्यूट कर दिया, सॉरी ये ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं, टेम्पररी हमें इक्वल टू 2 ही लेना है। ओके, तो अगर मैंने x की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करी तो y का वैल्यू 2 मिलेगा, एंड अगर y का वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करा तो x का वैल्यू 2 मिलेगा। नाउ लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। क्लियरली बोला है कि x एंड y आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दैट मीन्स हमें खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही जरूरत है, हमें उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। ओके, तो लेट्स ड्रॉ द क्वाड्रेंट। अब आप ऑलवेज स्केल मेजर लेके ही ड्रॉ करोगे। जब आप ड्रॉ करोगे तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 और 5 और वॉट एवर इज रिक्वायर्ड। ये छोटी मोटी बातें आपको पता ही है ऑलरेडी, आप लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ चुके हो। तो उससे ज्यादा क्लियर आपको ग्राफ मिलेगा एंड मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। चलो देखो, ये फर्स्ट वाले के लिए x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 1 है। तो लेट्स से x का वैल्यू 3 यहाँ पे कहीं पे एंड y का वैल्यू 1 यहाँ पे कहीं पे, एंड इन दोनों को कनेक्ट करता हुआ एक लाइन ड्रॉ कर दिया जाए लाइक दिस। ये वाला लाइन आपका x प्लस 3y इक्वल टू 3 लाइन है। ओके, अब दूसरा पॉइंट, दूसरी लाइन x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 2। तो यहाँ पे 3 था, तो अब कॉमन सेंस लगाने का आपको कि अगर यहाँ पे 3 था एंड यहाँ पे ये वैल्यू 1 है, तो अगर मैं x का वैल्यू 2 लूंगा तो 3 से कम ही होगा। तो लेट्स से अप्रोक्स यहाँ पे कहीं पे, मैं अप्रोक्स इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि स्केल मेजर मैंने नहीं लिया है। आप स्केल से स्केल मेजर ले सकते हो कि भी 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, 5 यूनिट, वॉट एवर, जैसे आपकी जरूरत। तो यहाँ पे मान लो कि मैं 2 ले रहा हूँ x का वैल्यू एंड y का वैल्यू 2। तो अगर y का वैल्यू 1 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे कहीं पे। लेट्स कनेक्ट दिस 2 पॉइंट्स। अगर ये दोनों पॉइंट कनेक्ट हो जाएंगे तो ऐसा कुछ बनेगा ग्राफ आपका। ओके, अब बात आई शेडिंग की। तो देखो भाई, x प्लस 3y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। मतलब ये जो लाइन है उसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू दिया है। तो मोस्टली ग्रेटर देन और इक्वल टू में अपवर्ड साइड ही शेड होता है, लेस देन और इक्वल टू में डाउनवर्ड साइड शेड होता है। अदरवाइज सोचो कि ये जो व्हाइट लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 वाली लाइन है, एंड ये जो रेड लाइन है वो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 वाली लाइन है। तो अगर मैं सोचूं कि x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 वाली लाइन के लिए, व्हाइट वाली लाइन के लिए मैं अगर नीचे शेड करना चाहता हूं तो ओरिजिन सेटिस्फाई करना चाहिए। ओरिजिन मतलब 0 0 0 0 इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करो एंड देखो कि ट्रू हो रहा है कि फॉल्स हो रहा है। तो अगर मैं x एंड y की जगह पे 0 0 सब्सटीट्यूट करूंगा तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 आएगा, विच इज नॉट ट्रू। मतलब डाउनवर्ड साइड पे शेड नहीं करोगे आप अपवर्ड साइड पे शेड करोगे, इसके ऊपर की साइड पे, क्योंकि डाउनवर्ड साइड सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। फर्दर मोर यहाँ पे
x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 दिया है, तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 लाइन है, इसका भी ग्रेटर देन मतलब इसका भी अपवर्ड साइड है ना, तो इसका भी अपवर्ड मतलब दोनों का अपवर्ड साइड, तो फाइनली आपका जो कॉमन रीजन है ये कॉमन रीजन बनेगा। दिस विल बी योर कॉमन रीजन, अदरवाइज फिजिबल रीजन। ये जो है वो आपका फिजिबल रीजन है। तो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड अनबाउंडेड रीजन। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, ये बाउंडेड रीजन था, ये जो है वो अनबाउंडेड रीजन है, कहीं पे बंद नहीं हो रहा है। तो दिस टाइप ऑफ अनबाउंडेड रीजन के लिए मान लो कि ये तो मिनिमाइज पूछा हुआ है, अगर मैक्सिमाइज पूछते तो हम बोल देते कि भी नो मैक्सिमाइज वैल्यू, नो मैक्सिमम वैल्यू। इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है फाइंड करना, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट तक ग्राफ जा रहा है। तो अगर इनफाइनाइट तक ग्राफ जा रहा होगा तो हाउ कैन वी फाइंड मैक्सिमम वैल्यू। तो एट दैट टाइम मैक्सिमम वैल्यू हमें नहीं मिलती, लेकिन हमें पूछा गया है मिनिमम वैल्यू। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स, ये वाले ए बी एंड ये सी, ये कॉर्नर पॉइंट्स आपको ढूंढने पड़ेंगे। अगर मिनिमाइज बोला होता तो, यहाँ पे मिनिमाइज ही बोला हुआ है, अगर मैक्सिमाइज बोला होता तो हमें ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, हम सीधा उनको बोल देते कि भी डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये पॉइंट कौन सा है, ये ए पॉइंट है। कौन सी लाइन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 लाइन है। तो जैसे यहाँ पे 1 था वैसे यहाँ पे 2 था, तो ये ए पॉइंट है 0,2। ये 3 में से 2 पॉइंट तो इजीली आपको मिल जाएंगे। ये जो है वो 3,0 पॉइंट है सी वाला। अब जो कुछ भी है वो बी के लिए, तो क्लियरली दिख रहा है कि बी पॉइंट जो है वो इंटरसेक्शन है रेड लाइन एंड व्हाइट लाइन का। इंटरसेक्शन मतलब ये दोनों को एलिमिनेट कर दो। ये जो दो इक्वेशन है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड सेकेंड वन इक्वेशन इज x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, ये दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेट कर दो एंड आपको जो x एंड y मिलेगा वो ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो एलिमिनेट करते मतलब सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। यहाँ पे x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 है, यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो सब्ट्रैक्शन कर देते हैं तो ये x x कैंसल, 3y माइनस वाई मतलब 2y एंड 3 माइनस 2 मतलब 1, तो y इज इक्वल्स टू 1/2। अब ये y इज इक्वल टू 1/2 इस इक्वेशन में रख देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 वाले इक्वेशन में, तो x इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। ओके, तो दैट्स वाई ये जो b पॉइंट है वो b पॉइंट कौन सा हुआ, तो 3/2, 1/2 हुआ। ओके, ये b पॉइंट इज 3/2, 1/2। अब ये 3 पॉइंट आए। अब क्या करना है, तो अब जैसे z हम फाइंड करते थे वैसे z फाइंड करना है। तो z क्या दिया हुआ है हमें, z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y, तो z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y एंड इसके लिए ये तीनों पॉइंट सब्स्टिट्यूट करके हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो a इज 0,2, b पॉइंट इज 3/2, 1/2 एंड c पॉइंट इज 3,0। ये तीनों पॉइंट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो एंड लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू। तो 0,2, x की जगह पे 0, y की जगह पे 2, तो क्या मिलेगा हमें, 5 2 10 मिलेगा। यहाँ पे 3/2, 1/2, तो 3 इंटू 3/2 मतलब 9/2 प्लस 5 इंटू 1/2 मतलब 5/2, तो 9 प्लस 5 14, 14/2 मतलब 7, तो ये बना 7 एंड 3,0, यहाँ पे 3,0 सब्स्टिट्यूट करो तो x की जगह पे 3, y की जगह पे 2, सॉरी y की जगह पे 0, तो अगर 3 रखोगे तो 9 मिलेगा, y की जगह पे 0 है तो 0 ही बनने वाला है। तो ये 3 वैल्यू हमें मिली, एक 9, 7 एंड 10। अब हमें क्या फाइंड करना है, मिनिमाइज फाइंड करना है। तो जैसे बोला था वैसे कि इसमें सबसे छोटा वैल्यू जो है दैट इज कॉल्ड मिनिमाइज, पर ये अनबाउंडेड रीजन है।
तो जब भी अनबाउंडेड रीजन हो तो दिस कुड बी मिनिमम वैल्यू, ऐसा होगा आपके पास कि यहाँ पे जो सबसे छोटा आएगा वो मिनिमम वैल्यू होगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है, ये हो सकता है। अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा, कैसे डिसाइड करना पड़ेगा कि ये मिनिमम वैल्यू है कि नहीं। तो आप z का जो इक्वेशन है 3x प्लस 5y, ओके, तो एक लाइन हम ऐसा ड्रॉ करेंगे 3x प्लस 5y, ये 3x प्लस 5y सामने की साइड पे कुछ भी नहीं है, तो मिनिमम वैल्यू हमारी 7 है, तो इसके लिए लेस देन 7 वाला लाइन हम ड्रॉ करेंगे। जो कुछ भी मिनिमम वैल्यू आता है उसका लेस देन लेके हम एक लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। ऐसा क्यों सर? तो क्योंकि हम ऐसा बोल रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू इज 7, तो अगर ये लाइन मैं ड्रॉ करूंगा ग्राफ में और इससे नीचे की साइड पे, मतलब इससे छोटा कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिस इज द मिनिमम वैल्यू, है ना। तो अगर हम ये लाइन प्लॉट करते हैं एंड इससे छोटा हमें कुछ भी नहीं मिलता है, देन इट इज द मिनिमम वैल्यू, वी कैन से दैट इट इज मिनिमम वैल्यू। पर अगर मान लो कि ऐसा कुछ आता है कि जो इससे भी छोटा है, देन इट इज नॉट अ मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा हम लिख देंगे। सर आप कहना क्या चाहते हो, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, तो होल्ड फॉर अ सेकेंड, यहाँ पे हम इसके लिए एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो जैसे हम ग्राफ ड्रॉ करते थे वैसे ही, कि एक बार x वैल्यू 0 ले लो, एक बार y वैल्यू 0 ले लो, तो वैसे ही हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि एक बार x का वैल्यू 0 एंड एक बार y का वैल्यू 0। तो अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे x का वैल्यू 0 लिया, तो y इज इक्वल टू 7/5, है ना, एंड एक बार y का वैल्यू 0 लिया तो x का वैल्यू 7/3। अब थोड़ा लॉजिक अप्लाई करो, क्योंकि मैंने स्केल मेजर नहीं लिया है। x का वैल्यू 7/3, 3 2 6, तो 2 पॉइंट समथिंग होना चाहिए x का वैल्यू। तो यहाँ पे ये x का वैल्यू 2 है एंड ये x का वैल्यू 3 है, यहाँ पे ग्राफ में नीचे ये 2 एंड 3, ये 2 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, पर 2.5 नहीं होगा, क्योंकि 2.5 होगा तो 7.5 होना चाहिए, यहाँ पे 7.3 से कट होगा तो 2.5 बनेगा, मतलब ये 2 एंड 2.5 से बीच में है, मतलब यहाँ पे कहीं पे, लेट्स से यहाँ पे, ओके। एंड यहाँ पे अब y का वैल्यू 7/5, तो 5 14 5 70, मतलब 1.4 होगा ये, तो ये 1 एंड 0.5 के बीच में, मतलब यहाँ पे कहीं पे। अब इसको कनेक्ट करता हुआ एक लाइन ड्रॉ कर दो, लाइक दिस। पर ये लाइन जो है वो लाइन डॉटेड बनेगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 5y इज लेस देन 7 है, लेस देन और इक्वल टू नहीं है। एंड स्टार्टिंग में ही बोला था कि खाली लेस देन या खाली ग्रेटर देन होगा तो आप डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे। अब ये मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी। अब सर आप जो बोल रहे थे वो कि इससे कम हमारे पास कुछ है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे? तो इसके नीचे आपका कुछ भी शेडिंग नहीं होना चाहिए, इसके नीचे जरा सा भी, थोड़ा सा भी शेडिंग नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी शेडिंग होता तो हम लिख देते कि डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ओके। पर यहाँ पे नीचे की साइड पे कुछ भी शेडिंग नहीं है, दैट्स वाई जो हमने फाइंड करा है दिस इज द मिनिमम वैल्यू, इससे छोटा कोई भी वैल्यू नहीं है। तो दैट्स वाई मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 7, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस, x plus 2y is less than or equal to 120, तो एक बार x0 एंड एक बार y0 ले लेते हैं, लेट्स सी कि क्या पॉइंट आते हैं। एक बार x का वैल्यू 0, एक बार y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 60 एंड अगर y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू इज 120। देन सेकेंड वन इज x plus y is greater than or equal to 60 वाला, तो लेट्स ड्रॉ फॉर दैट। x एंड y, एक बार x का वैल्यू 0, एक बार y का वैल्यू 0, तो
x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 60 एंड y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 60 एंड देन दिस वन लाइन x minus 2y, तो x minus 2y वाला जो लाइन है ऑब्वियसली x 0 लोगे तो y 0 आएगा एंड y 0 लोगे तो x 0 आएगा। तो ये लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। चल अब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिया है, दैट मींस हमें खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही जरूरत है, ज्यादा कुछ एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है दूसरे कोई क्वाड्रेंट की। तो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड x का वैल्यू 120, y का वैल्यू 60, तो x का वैल्यू 120 मान लो कि यहाँ पे कहीं पे एंड y का वैल्यू 60 मान लो कि यहाँ पे कहीं पे। कनेक्ट दिस टू पॉइंट्स, तो ये लाइन बना आपका x plus 2y is equal to 120 वाला। देन सेकेंड लाइन यहाँ पे, सॉरी ये 60 है, सॉरी ये 120 है x का वैल्यू एंड x यहाँ पे y का वैल्यू 60 है। सेकेंड पॉइंट इज x भी 60 y भी 60, ये 120 है तो इसके हाफ में कहीं पे यहाँ पे, एंड लेट्स ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू, ये तो y इक्वल टू 60 है ही, इसका आधा। like this, ये 60 है, ओके एंड ये ओरिजिन 0 0। तो एज वी नो दैट यहाँ पे ये जो लाइन है वो ओरिजिन में से पास हो रही है x minus 2y equal to 0। अब अगर ये लाइन में है x एंड y दोनों में से एक भी साइन अपोजिट होगी तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में से पास होगा, क्योंकि स्लोप फाइंड करेंगे तो स्लोप इज माइनस a by b एंड स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा होता है एंड tan थीटा अगर पॉजिटिव तो इट इज पासिंग थ्रू फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो इन शॉर्ट आप इतना याद रखो कि अगर ये x एंड y दोनों में से एक भी साइन अपोजिट होगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये फर्स्ट एंड थर्ड में से पास होगा। पर अगर दोनों की साइन सेम होगी लाइक x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 या तो फिर माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो ऐसा कुछ होगा कि दोनों की साइन सेम है x एंड y के कोएफिशिएंट की, तो एट दैट टाइम इट इज पासिंग थ्रू सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। पर फॉर दिस सम दिस इज पासिंग थ्रू फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट लाइक दिस। ऐसे, ओके अब बात आई शेडिंग की, तो शेडिंग के बारे में सोचते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 120, मतलब ये जो व्हाइट वाली लाइन है उसका लेस देन मतलब डाउनवर्ड साइड पे शेड होगा। देन x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, मतलब ये जो लाइन है रेड वाली दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 लाइन। तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 लाइन है एंड ये येलो वाली लाइन जो है वो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन है। तो x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 दिया है, ग्रेटर देन मतलब इसका अपवर्ड साइड पे, एंड लास्ट वन लाइन x माइनस 2y डिसाइड करेगा। फिलहाल के लिए ये जो बीच वाला पार्ट है ये रीजन शेडेड है। अब ये x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 लाइन से डिसाइड होगा कि लेफ्ट वाला रहेगा या राइट वाला रहेगा। तो लेट्स से दैट मान लो कि मुझे ये पार्ट शेड करना है, ये वाला पार्ट, ओके तो अगर मैं ये पार्ट शेड करना चाहता हूँ तो इस साइड की सारी वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए। किससे सेटिस्फाई होनी चाहिए? तो x माइनस 2y इज लेस देन सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से सेटिस्फाई होनी चाहिए।
तो इस साइड की अगर देखेंगे तो इस साइड में क्या है, तो y पॉजिटिव है एंड x नेगेटिव है। ओके, अगर मैं ये येलो लाइन की अपर साइड की बात करूं इस साइड पे, तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है उसमें y की वैल्यू पॉजिटिव है एंड यहाँ पे अगर देखें तो x का वैल्यू नेगेटिव है। ये फॉर द रेफरेंस हम लोग x का वैल्यू नेगेटिव ले रहे हैं, लेना नहीं है क्योंकि यहाँ पे x एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिया है, कहीं पे रखना नहीं है यहाँ पे आपको। पर फॉर द रेफरेंस मान लो कि मैं ऐसी वैल्यूज यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूँ जिसमें x नेगेटिव हो, लेट्स से x इज इक्वल टू -1 एंड y पॉजिटिव हो, तो लेट्स से y इज इक्वल टू 1। ये रैंडम वैल्यू मैंने ली है, आपकी मर्जी, आप चाहो वो वैल्यू ले सकते हो। एंड ये वैल्यू अगर मैं इसके अंदर सेटिस्फाई करवाना चाहूँ एंड देखो कि सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, तो अगर x का वैल्यू -1 एंड y का वैल्यू 1 रखेंगे तो आंसर -1 -2 मतलब -3 आएगा, विच इज ऑब्वियसली नेगेटिव। और हमें क्या चाहिए, हमें आंसर पॉजिटिव चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए। ओके, तो ये अपवर्ड साइड पे आप शेड नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई डाउनवर्ड साइड पे शेड करना पड़ेगा। एंड अगर डाउनवर्ड साइड पे शेड मैं करता हूँ तो इतना जो रीजन है, ये वाला पोर्शन मेरा फिजिबल रीजन बन जाएगा। ये आपका फिजिबल रीजन बना। ओके, एंड इसके लिए हमें कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे। तो लेट्स फाइंड आउट द कॉर्नर पॉइंट्स। तो यहाँ पे A, ये B, ये C एंड ये D। तो ये ABCD में से हमारे पास 2 पॉइंट है, C एंड D। C एंड D हमारे पास है, A एंड B फाइंड करना है। तो A कैसे मिलेगा, तो x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 120, उसका एलिमिनेशन। तो x इज इक्वल टू 2y, x माइनस 2y इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू 2y हुआ। यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं x की जगह पे 2y, तो 2y प्लस 2y 4y, 4y इज इक्वल टू 120। तो इसके ऊपर से हमें y मिलेगा 30, y 30 मिला, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो x 60 मिलेगा। मतलब ये जो पॉइंट A है वो 60,120 है। ओके, अब ये येलो लाइन का इंटरसेक्शन विद द रेड लाइन, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 60। तो सेम थिंग, x इज इक्वल टू 2y होगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 मतलब, तो x इज इक्वल टू 2y यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, x प्लस y इज इक्वल टू 60 में। तो x की जगह पे 2y, तो 3y इज इक्वल टू 60, तो y विल बी 20 एंड y विल बी 20, तो x विल बी 40। तो ये B पॉइंट हुआ 40,20। C तो ऑलरेडी पॉइंट इज ऑन द x एक्सिस, तो ये 60,0 एंड ये D पॉइंट इज ऑन द x एक्सिस, तो 120,0। ओके, तो अब ये 4 पॉइंट आपके पास आ गए। A पॉइंट इज 60,120, B point is 40,20, C point is 60,0 and D point is 120,0। अब ये चारों वैल्यू z में सब्सटीट्यूट करो, where z is equal to 5x plus 10y एंड वैल्यू फाइंड करके मुझे बताओ। चलो, ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करो एंड वैल्यूज का जो आंसर रहता है वो मुझे बताओ। देखो भाई, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक, ये पॉइंट जो है उसमें गड़बड़ हो गई है। दैट पॉइंट इज 60,30, 60 एंड 30। तो यहाँ पे 60 एंड 120 की जगह पे 60 एंड 30 सब्सटीट्यूट करेंगे। ओके, तो 60-30 सब्सटीट्यूट करेंगे एंड चेक करते हैं। 60-30 में इसका वैल्यू आता है 600, देन 40-20 में आता है वैल्यू 400, देन 60-0 अगर सब्सटीट्यूट किया जाए तो इट इज 300 एंड लास्ट वन 120-0 तो 600। ओके, तो अब यहाँ पे ये चारों में से जो सबसे बड़ा है दैट इज मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम इज 600 एंड मिनिमम वैल्यू कंसीडर किया जाए तो मिनिमम वैल्यू इज 300।